أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. Dear students, welcome to today's session, and today we are going to do concepts and variables. I'm just recapping the concept so that you can understand the basic idea behind it. So things which concept are the things which are observable realities. They can be in physical form or they can be in abstract form. They can be an idea, physical form like table, chairs, anything which you can touch, you can see. And the abstract form, these are the ideas which are observable, like a person happiness, its satisfaction, uh, love, situations like anger, uh, and other things which are the abstraction of some reality, empirical reality. So ये एक्सपीरियंसेस से होता है, जिसके बाद हम लेबल असाइन कर देते हैं कुछ चीज़ों को, कुछ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को. So for purposes of identification of a reality, we try to give a name to it. हम जब आइडेंटिफिकेशन करते हैं किसी रियलिटी की, तो हम उसको नाम देते हैं किसी सिंबल की मदद से, और वो सिंबल जो हैं वो हेल्प करते हैं हमें कम्युनिकेट करने को दूसरे लोगों के साथ, और ये एक हमारी लैंग्वेज का पार्ट भी होता है. ठीक है, जब भी हम किसी फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं, और फिनोमेना को, और बहुत ज़्यादा लोग एक फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं, एक फीलिंग को ऑब्जर्व करते हैं, एक आइडिया को ऑब्जर्व करते हैं, तो उसको एक नाम देते हैं और उसको नाम दे के दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं. लाइक द ब्यूटी. अब ब्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है, एक एक ऐसा फिनोमेना है जिसको, जो एक फीलिंग का नाम है, उस फिनोमेना को ऑब्जर्व करके लोगों ने उसको ब्यूटी का नाम दिया, और ब्यूटी का नाम देकर अब ये फिनोमेना जो है ये मोस्टली कॉमन है सब लोगों में. ये आइडिया जो है वो कॉमन है, और जब भी ब्यूटी ब्यूटी का कम्युनिकेट करते हैं दैट दैट पर्सन इज सो ब्यूटीफुल, तो वो जो कम्युनिकेशन है, वो जो आइडेंटिफिकेशन है, वो पता लग जाती है कि क्या बात करना चाह रहा है, हाउ ही फील्स अबाउट द अदर पर्सन. सो दीज आर द थिंग. लाइक एंगर की आप बात करें, आई एम एंग्री विद हिम. सो नाउ नाउ द पर्सन नोज, जब हमने कम्युनिकेशन की और मैंने नाम दिया, लेबल दिया इस फीलिंग को जो मैं फील कर रहा हूँ, जब नाम दिया तो दूसरा बंदा उसको अंडरस्टैंड कर लेगा कि ये क्या बात कर रहा है. ठीक है, जो नेम्स हैं वो किसी रियलिटी के कंस्ट्रक्ट्स हैं, मतलब उसको समझाने के लिए हम उसको कहते हैं कि हम कंस्ट्रक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और द कंस्ट्रक्ट्स जो हैं वो किसी न किसी कंसेप्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. कंस्ट्रक्ट जो हमारे नेम रखे जाते हैं, तो कंसेप्ट इज एन आइडिया एक्सप्रेस एज सिंबल्स एंड वर्ड्स इज आल्सो सिंबल. तो एग्रीमेंट टू रिप्रेजेंट आइडिया बाय साउंड एंड रिटन वर्ड्स, ये मैंने अभी आपके साथ डिस्कशन कर ली. concepts, कई concepts they can be symbol. Now these are the two symbols. एक question mark का symbol है, और ये आपको पता लग जाएगा जब भी कहीं पे ये symbol होगा that you are able to, there is something, some question here, there is some issue here which you have to resolve. So ये क्रॉस का है, मतलब अगर ये कहाँ कहीं पे लगा होगा तो दैट मीन्स वहाँ पर कोई आपको किसी चीज़ से रोक रहा है, किसी चीज़ से मना कर रहा है. तो सिंबल्स आर आल्सो रिप्रेजेंट सम सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स एज वेल. सो हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी. एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियलिटी, लाइक टेबल है, लीडरशिप है, प्रोडक्टिविटी है, मोरल है, और ऑल लेबल्स गिवन टू सब फिनोमेना. किसी रियलिटी को उन्होंने नाम दिया हुआ है. सो कॉन्सेप्ट उन फिनोमेना को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है. और हो सकता है कॉन्सेप्ट एक फिनोमेना इटसेल्फ ही हो. ठीक है, किसी फिनोमेना को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर वो खुद किसी फिनोमेना का जो है वो रिप्रेजेंट करेगा कॉन्सेप्ट. सो इट मे बी कॉल्ड एन abstraction ऑफ एम्पिरिकल रियलिटी. जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा लोग जो फील कर रहे हैं, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो एम्पिरिकली उस सिचुएशन में मौजूद हैं. उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करना, उस आइडिया को रिप्रेजेंट करना, उसकी एब्स्ट्रैक्शन. ठीक है, अब अगर बहुत कम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसकी एब्स्ट्रैक्शन बड़ी वेग होगी, और अगर बहुत ज़्यादा लोग उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो उसकी एब्स्ट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, और उसके ऊपर आप जो है वो एम्पिरिकली उसको एनालाइज भी कर सकेंगे.
ठीक है। जिस तरह जॉब सेटिस्फैक्शन का टॉपिक के ऊपर इतना ज़्यादा काम हो चुका हुआ है, अब जॉब सेटिस्फैक्शन एक ऐसी एम्पिरिकल रियलिटी है जिसकी एब्स्ट्रैक्शन जो है वो कई लोगों ने उसको एब्स्ट्रैक्ट उसकी एब्स्ट्रैक्शन की हुई है। तो आप लोगों के लिए उसको उसको आइडेंटिफ़ाई करना, उस फीलिंग को समझना, जॉब सेटिस्फैक्शन की फीलिंग को, कौन-कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जॉब सेटिस्फैक्शन की फीलिंग को इंक्रीज़ करने में, ये सारी चीज़ें आप लोग आराम से कर सकते हो। आपके पास एक बहुत ज़्यादा लिटरेचर पड़ा हुआ है। सो एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियलिटी जो कॉन्सेप्ट द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियलिटी उसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले एक इवेंट है विच इज़ ऑब्जर्वेशन है, जो ऑब्जर्वेबल है, जो एम्पिरिकल लेवल पे उसको हम एनालाइज़ कर सकते हैं। ये तो एक आपके पास बहुत ग्राउंड रूट आ गया। इसका आइडिया जो है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे आप उसको बयान करते हो। किसी भी चीज़ का आप जो कॉन्सेप्ट बयान करते हो, तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे आप बयान करते हो। फिर उसको आप क्या करते हो, उसका एनालिसिस जो है वो एम्पिरिकल लेवल पे करते हो, ताकि रियलिटी के साथ एब्स्ट्रैक्शन को, रियलिटी के साथ एब्स्ट्रैक्ट को आप क्या कर सको, लिंक कर सको। अ डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन जिस तरह आपकी एब्स्ट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, आपकी जो है वो अब हम बढ़ता जाएगा, एब्स्ट्रैक्शन इंक्रीज़ होती जाएगी। अ, आपका जो है वो टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा स्कोप में वाइडर होता जाएगा, और स्कोप में अगर वाइडर होता जाएगा तो वो मेजरेबल भी लेस होता जाएगा। ठीक है, लैडर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन को समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इंक्रीज़िंग लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है किसी भी कॉन्सेप्ट की। तो हम अम्ब्रेला, देयर इज़ अ स्मॉल अम्ब्रेला, फिर उसको कवर करने के लिए देयर इज़ अ लार्ज अम्ब्रेला। स्कोप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर रहा है। उसका भी एक लार्ज अम्ब्रेला आ जाता है, फिर उसको और ज़्यादा चीज़ें, लेकिन जो बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर कर रहा है, तो उन सारी चीज़ों को एक-एक चीज़ को समझना मुश्किल है। जब आप सबसे छोटे अम्ब्रेला के नीचे जाते हैं, वहाँ पर चीज़ें कम होती हैं, उधर आप उन लोगों को जो उस छोटे अम्ब्रेला के नीचे हैं, उनको ऑब्ज़र्व करना आसान होता है। जब अम्ब्रेला बहुत बढ़ जाए, तो हर हर बंदे को जैसे-जैसे अम्ब्रेला बढ़ता जाएगा, आपको लोगों की जगह सिर्फ़ उनके हेड्स नज़र आना शुरू हो जाएँगे। आप पर्सनली उनको नहीं जान सकोगे, आपके लिए क्या होता जाएगा, वो एक किस्म का वेग सी पिक्चर बनती जाएगी। तो पहले एक रियलिटी है, रियलिटी के बाद आप देखें एक रियलिटी है, दैट इज़ अ बनाना। यू नो अबाउट दिस। अब जब भी एक कॉन्सेप्ट नाम दिया हुआ है, बनाना नाम दिया हुआ है, तो दिस इज़ द फ्रूट, हमने इसको नाम दिया। जब भी ये नाम कोई बोलेगा, उसको पता है कि आप किस फ्रूट की बात कर रहे हो, ठीक है? और उसकी इमेज आपके दिमाग में बन जाएगी। उसका कॉन्सेप्ट इतना ना, तो बनाना इज़ द कॉन्सेप्ट जिसकी इमेज जो है बहुत आराम से आप अपने दिमाग में बना सकते हो। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्रूट, तो फ्रूट के अंदर आपके दिमाग में काफ़ी इमेजेस बनेंगी। नाउ देयर इज़ नो बनाना, बनाना इज़ अ पार्ट ऑफ स्कोप, लेकिन आप एब्स्ट्रैक्शन बढ़ा रहे हो, जैसे-जैसे एब्स्ट्रैक्ट के लेवल पे आप ऊपर तक जाते जा रहे हो, आपका स्कोप इंक्रीज़ होता जा रहा है, और एम्पिरिकल रियलिटी जो है वो कम होती जा रही है। मतलब एम्पिरिकली आप उनको एनालाइज़ करना आपके लिए मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है? सो फ्रूट, फ्रूट से आगे फिर आप जाते हैं तो दिस इज़ वेजिटेशन। नाउ वेजिटेशन का स्कोप तो बहुत ही ज़्यादा वाइडर है। अब इसके अंदर तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट फ्रूट और नॉट। बनाना तो दूर की बात है, अगर आप वेजिटेशन के ऊपर एनालिसिस करोगे, तो आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप एनालिसिस कर सकते हो। अगर आप सिर्फ़ बनाना पे एनालिसिस करोगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्कोप उसका माइनर है, आप उसके ऊपर आराम से एनालिसिस कर सकते हो, उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हो, उसके फीचर्स, उसकी करैक्टरिस्टिक्स को देख सकते हैं। फ्रूट्स में चले गए तो फ्रूट्स में आपका स्कोप बहुत बढ़ जाएगा, वेजिटेशन में चले जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा आपका जो है वो स्कोप जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। Sources of concept. We create concept from the physical experience, mass, speed, family. Definitely आपका जो subjective reality, whatever is the subjective reality you have, you are going to generate concept, you are going to create concept from those realities. और आपके मुख्तलिफ concept बनते हैं। और sometime you borrow from other disciplines as well, other cultures, other disciplines, other people, आप वहाँ से भी मुख्तलिफ concepts जो हैं उनको लेकर अपनी आइडियोलॉजी को चेंज करते हो, अपनी एब्स्ट्रैक्शन ऑफ रियलिटी को आप चेंज करते हो। वी डेवलप द स्पेशलाइज्ड जार्गन। हम फिर कम्युनिकेट करने के लिए जब हम कॉन्सेप्ट्स लेते हैं मुख्तलिफ लोगों से, फिर हमने उनको कम्युनिकेट करना होता है, फिर हम उसके लिए स्पेशलाइज्ड जार्गन, ऐसी लैंग्वेज बनाते हैं जो हमारी फील्ड से रिलेट करती है, हमारी फील्ड, और कोई और फील्ड वाला उसको समझेगा तो उसके लिए मुश्किल होगी। स्पेशलाइज्ड जार्गन्स बनाते हैं, टर्मिनोलॉजी बनाते हैं, और फॉर द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के लिए हम टर्मिनोलॉजी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लॉ का बंदा है, तो लॉ की लैंग्वेज जो है, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना आम बंदे की बात नहीं है, वो अच्छी तरह उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकेगा। स्टॉक मार्केट में अगर आप बात करें,
तो स्टॉक मार्केट के, स्टॉक एक्सचेंज की जो बातें हैं उसको समझना आम आदमी के बस की बात नहीं है। उसको उस लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। लाइक आज मार्केट में तेज़ी रही, आज मार्केट में मंदी रही, मंदी का रुझान रहा, ठीक है। ये सारी बातें जो हैं ये जार्गन्स क्रिएट करते हैं। स्पेशलाइज्ड दैट फील्ड है। अकाउंटिंग में बंदे जो हैं, हम कहेंगे कि इस बंदे ने चीज़ खरीदी, तो वो तो आम बंदों की लैंग्वेज में हो गया, लेकिन वो कहेगा जैसे ही मशीनरी डेबिट हुई, कैश क्रेडिट हुआ, ये सेपरेट हो जाएगा। Then we talk about the importance of research. जब concepts की बात हमने कर ली, now concepts, you know, this is the observable phenomena. Observable phenomena को हम अगर observe कर सकते हैं तो then we can use these observable phenomena in our research. So अगर concept जो हैं basic less scope वाली चीज़ें और communication के लिए इस्तेमाल होती है, तो उसके अंदर हमें सम टाइम जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं या कॉन्सेप्ट मुख्तलिफ यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमें कुछ स्पेशल किस्म की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती हैं रिगार्डिंग वेरियस कॉन्सेप्ट्स। और यहाँ पे स्पेशल किस्म की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी जो बहुत पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी प्रोसीजर उनको ठीक करने की ज़रूरत पड़ जाती है, या उनमें कोई इन्वेंटिवनेस लाने की ज़रूरत पड़ जाती है। वहाँ पर रिसर्च आती है, वहाँ पर रिसर्च एंटर होती है, जो कॉन्सेप्ट्स को बेहतर बनाती है, कॉन्सेप्ट्स को नए ज़माने के मुताबिक उसको ठीक करती है। लाइक अब आप खुद देखें, इस्लामिक फ़ाइनेंस में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अब इस्लामिक फ़ाइनेंस में जो नई कॉन्सेप्ट्स हैं, मुदारबा, मुशारका, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ज्यूरिस्प्रूडेंस, यहाँ पर आके मुख्तलिफ लोग जो हैं मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स आपको इशू करके दे रहे हैं, और वो कॉन्सेप्ट्स के अंदर मज़ीद प्रिसीजन लेकर आ रहे हैं कि इतनी बड़ी मार्केट, जिस मार्केट में कन्वेंशनल बैंकिंग जो है बहुत ज़्यादा मशहूर है और पूरी दुनिया में कन्वेंशनल बैंकिंग है, वहाँ पर आके अगर आप ले आएँ अपनी इस्लामिक बैंकिंग या इस्लामिक फाइनेंस, तो वो कितनी प्रिसीजन के साथ जो है वो पेनिट्रेट करेगी बैंकिंग इंडस्ट्री में, और उसके मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स की प्रिसीजन अकॉर्डिंग टू टुडेज़ बिज़नेस वर्ल्ड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हो सकती है। हमारे और भी कई रिसर्च की फील्ड्स हैं, जिस तरह मैनेजमेंट फील्ड्स के अंदर आपके पास कई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पर आप वेरियस कॉन्सेप्ट्स को आपस में कंपेयर करके उनमें नई इन्वेंटिवनेस ला सकते हो। कॉर्पोरेट सिटीजनशिप बिहेवियर है और उसका इम्पैक्ट जो है आपके जो है वो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस के ऊपर या एम्प्लॉय मोटिवेशन के ऊपर क्या पड़ेगा, ये एक कॉन्सेप्ट है। दो कॉन्सेप्ट्स हैं, दो कॉन्सेप्ट्स को आपस में कंपेयर किया और आपने एक नई जो है वो आइडियोलॉजी जो है सामने दे सकते हो, थ्योरी आप दे सकते हो। हम मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हैं और फिर अपने मफरूज़े बनाते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स और उसके आइडिया और ऑब्जर्वेबल रियलिटी फिनोमेना ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल हैं। आप उस फिनोमेना, उस कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके, और वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कॉन्सेप्ट्स आप कहाँ से लेंगे? लिटरेचर से लेंगे। लेकिन आप कहीं किसी आम जगह से कॉन्सेप्ट्स नहीं ले सकते। आप किसी लिटरेचर से अच्छे बंदे का लिखा हुआ पढ़ेंगे, वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। उस कॉन्सेप्ट को आप जो है वो, उस कॉन्सेप्ट से आप एक मफरूज़ा बनाओगे, एक हाइपोथेसिस बनाओगे, ठीक है? उस आप हाइपोथेसिस का एनालिसिस करोगे। ये हाइपोथेसिस बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कॉन्सेप्ट है क्या? अगर आप प्रॉपरली उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, उसका मीनिंग जो है वो सिर्फ आप तक है और बाकी लोग उस मीनिंग को मानते ही नहीं, एक्सेप्टेबिलिटी ही नहीं उसके मीनिंग की, या उसका मीनिंग ही गलत है, तो फिर आपकी रिसर्च की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। ठीक है? तो डेफिनेशन इज़ द वन वे टू रिड्यूस द डेंजर। आप पहले कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली डिफाइन करें। आप दो तरीकों से कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं, डिक्शनरी मीनिंग से और ऑपरेशनल मीनिंग से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। डिक्शनरी मीनिंग में जब हम आते हैं, तो डिक्शनरी मीनिंग सिंपली आप जो उसको आप जाके गूगल पे उसकी मीनिंग लिखें, तो जो उसका मीनिंग सामने आता है, जो सिनोनिम्स सामने आते हैं, जो डेफिनेशन dictionary.com आपको दे देती है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके डिक्शनरी मीनिंग के अंदर आ जाती हैं। कैसे सब लोग उसको डिफ़ाइन करते हैं, एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन उसकी क्या है, बुक्स में उसको कैसे डिफ़ाइन किया गया है, किसी भी कंस्ट्रक्ट को, किसी भी कॉन्सेप्ट को, वो आपके साथ, मतलब आप कस्टमर को क्लाइंट भी कह सकते हो, किसी सिचुएशन में वो कस्टमर है, कस्टमर क्लाइंट और सेटिस्फाइड वर्कर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक दूसरे के साथ किसी सिचुएशन में सिनोनिमसली भी यूज़ हो सकती हैं। एक होती है आपके पास डिक्शनरी डेफिनेशन, जो आपको पता होनी चाहिए। हर जो कॉन्सेप्ट आप अपनी रिसर्च में यूज़ कर रहे हो, आपको डिक्शनरी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एक जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, जिस जगह पे आप काम कर रहे हो, उस जगह पे आप अगर उस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर रहे हो सकता है उसके ऑपरेशनल मीनिंग उसके डिक्शनरी मीनिंग से थोड़े डिफरेंट हो।
ठीक है, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो वहाँ पर उसके जो मीनिंग हैं वो अकॉर्डिंग टू कैसे आप उसको एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है? कैसे आप उसको जो है वो देख रहे हैं किसी सिचुएशन में। इसमें मैं आपको इस तरह कहूँगा कि लाइक अगर आप प्रॉफ़िटेबिलिटी है, अगर उसकी डेफ़िनेशन दें तो प्रॉफ़िटेबिलिटी डेफ़िनेटली जहाँ पर फर्म्स की जो है वो प्रॉफ़िट डिफ़ाइन करें तो कॉन्सेप्ट इसका ये है कि रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस कर दें तो आपकी प्रॉफ़िटेबिलिटी आ जाती है। दिस इज़ द अकाउंटिंग डेफ़िनेशन और ये बेसिक जो का आपके बुक के अंदर डेफ़िनेशन है वो है कि प्रॉफ़िट क्या है? जब आपके जो रेवेन्यूज़ हैं उसमें से आप अपने एक्सपेंसेस को निकाल दें तो आपका जो बाकी बच जाता है वो प्रॉफ़िट बच जाता है। आप अपनी स्टडी के ऊपर आ जाते हैं, अपनी फ़ील्ड के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है? तो आप कई तरीकों से ऑपरेशनली प्रॉफ़िटेबिलिटी को या फ़ाइनेंशियल परफ़ॉर्मेंस को आप डिफ़ाइन कर सकते हो। आप प्रॉफ़िटेबिलिटी को डिफ़ाइन अगर आप मार्केट में हैं, तो आप प्रॉफ़िटेबिलिटी को अर्निंग पर शेयर से डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है? कि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि फ़र्म की हर हर शेयर के अगेंस्ट कितनी अर्निंग है। अब ये मेरी ऑपरेशनल डेफ़िनेशन है, मैं अपने बिज़नेस के रिलेटेड जो है डेफ़िनेशन कर रहा हूँ। आप प्रॉफ़िटेबिलिटी देख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस प्रॉफ़िट जो कॉस्ट वाले लोग हैं वो ग्रॉस प्रॉफ़िट की बेस पे देखेंगे। आप प्रॉफ़िटेबिलिटी जो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस की शक्ल में देख सकते हो। आप प्रॉफ़िटेबिलिटी जो है नेट प्रॉफ़िट की शक्ल में देख सकते हो। आप प्रॉफ़िटेबिलिटी को डिफ़ाइन कर सकते हो रिटर्न ऑन एसेट की शक्ल में कि कितने एसेट्स हम यूज़ कर रहे हैं अपनी अर्निंग को जनरेट करने के लिए, कितने रिसोर्सेज़ इस्तेमाल कर रही है कंपनी। ठीक है? तो एक चीज़ को डिफ़ाइन करने के इतने ज़्यादा तरीके हैं मतलब ऑपरेशनल डेफ़िनेशन आप जिस तरह उस चीज़ को मेज़र कर रहे हो अपनी स्टडी में, आप उसको वैसे डिफ़ाइन करोगे। अब सैटिस्फैक्शन की डेफ़िनेशन जो है वो डिक्शनरी में तो दी होगी कुछ भी, लेकिन आप एम्प्लॉयी सैटिस्फैक्शन को अपना जो सेटअप है, उसको किस तरह डिफ़ाइन कर रहे हो? मतलब अगर आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में देख रहे हो एम्प्लॉयी सैटिस्फैक्शन तो वहाँ पे सैटिस्फैक्शन के फैक्टर्स उसकी डेफ़िनेशन टोटली डिफरेंट होगी, आप कैसे मेज़र कर रहे हो? अगर आप सैटिस्फैक्शन मेज़र कर रहे हो बैंकिंग इंडस्ट्री में तो वहाँ पर एम्प्लॉइज़ की सैटिस्फैक्शन डिफरेंट लेवल की होगी। फ़ौज में अगर देख रहे हो अगर आप किसी फ़ौजी की सैटिस्फैक्शन चेक कर रहे हो तो वहाँ पर आप उसके डिफरेंट डेफ़िनेशन होगी उसको मेज़र करने की। तो ऑपरेशनल के आप अपनी स्टडी में उसको किस तरह कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हो आपने उसकी डेफ़िनेशन देनी है। तो concrete indicator that can be observed, measured, specified empirical indicator इसके जो कॉन्सेप्ट हैं इसके इंडिकेटर मैंने आपको खुद ही बताया प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करने के इंडिकेटर अर्निंग पर शेयर आ गया रिटर्न ऑन एसेट आ गया रिटर्न ऑन इक्विटी आ गई ये इसके मुख्तलिफ इंडिकेटर हैं प्रॉफिटेबिलिटी के तो मैं वो यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर मुख्तलिफ डेफिनेशन के ठीक है हमने क्या करना है स्टडी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप दोनों चीज़ें यूज़ करें ऑब्जर्व आपके पास एक फिनोमेना आ गया एक फिनोमेना का ऑब्जर्वेबल जो आपका ऑब्जर्वेशनल फिनोमेना आ गया आपको उससे आपने क्या क्रिएट किया कंस्ट्रक्ट्स आपके बने कंस्ट्रक्ट आपके 2 या 3 बन जाएंगे उसकी कंसेप्चुअल डेफिनेशन आप प्रोवाइड करोगे अपनी रिसर्च में और उसके बाद आप ऑपरेशनल डेफिनेशन उसकी प्रोवाइड करके भी डाटा इकट्ठा करोगे जब आपके पास कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन भी आ जाएगी और ऑपरेशनल डेफिनेशन भी आ जाएगी किस तरह आपने उसको मेजर करना है उस कॉन्सेप्ट को ये पता लग जाएगा उसके इंडिकेटर्स आपको पता चल जाएंगे तो फिर आपके लिए आसानी होगी डाटा को कलेक्ट करना आप डाटा को कलेक्ट करके उसको एनालाइज भी कर सकते हो कॉन्सेप्ट्स फिनोमिना ऑब्जर्वेबल फिनोमिना एम्पिरिकल रियलिटी एब्स्ट्रैक्शन से आकर हम लोग फिर आ जाते हैं वेरिएबल्स की तरफ ठीक है वेरिएबल्स जो हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ रिसर्च होते हैं ठीक है वेरिएबल इज अ कॉन्सेप्ट दैट वेरीज जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है मूड मोटिवेशन सेटिस्फैक्शन ठीक है प्रॉफिट लॉस उसके बाद आपके कई ऐसे वेरिए अब आपने एक लॉस दिया उसके अंदर हो सकता है ज़्यादा लॉस हो कम लॉस हो वो चेंज होता रहता है ठीक है मूड चेंज होता रहता है ठीक है टोन ठीक है एक और वेरिएबल नया आजकल है ऑर्गेनाइजेशनल टॉप मैनेजमेंट टोन अब ये टोन जो है ये पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है इसकी वैल्यू वेरीज करती रहती है सेटिस्फैक्शन समटाइम यू आर मोर सेटिस्फाइड समटाइम यू आर लेस सेटिस्फाइड मोटिवेशन किस सिचुएशन में ज़्यादा मोटिवेट है किस सिचुएशन में कम मोटिवेट है तो ये वेरिएबल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी वैल्यू जो है वो क्या करती रहती है वेरीज वैल्यू जो होती है वैल्यू इज अ कांस्टेंट 2 3 इट इज अ वैल्यू अब ये 2 3 किसी वेरिएबल को रिप्रेजेंट करें ठीक है लाइक आप कोई भी मतलब वेरिएबल के अंदर ये 2 3 चेंज होते रहते हैं वेरी करते रहते हैं ठीक है और ये बजाते खुद ये वैल्यूज कहलाती हैं जो ये कांस्टेंट होती हैं फिक्स होती हैं ठीक है
anything, any concept that can take differing or varying values, 2+ वैल्यू मतलब 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज आ सकें. इट कुड बी न्यूमेरिकल वैल्यू. ठीक है, अब इसकी टाइप्स जो है वो आगे जाके देखते हैं. वेरिएशन कैन बी क्वांटिटेटिव. ठीक है, इंटेंसिटी भी आ सकती है, अमाउंट भी आ सकती है और टाइप भी आ सकता है. फॉर एग्जांपल आप जेंडर की बात करें तो जेंडर में दो दो ये वेरिएबल में 2 वैल्यूज आ सकती हैं बस, मेल और फीमेल. ठीक है, 2 टाइप के इसमें चीज़ें आ सकती हैं. ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट, एब्सेंटीज़म, जेंडर, रिलीजन, मोटिवेशन, ग्रेड, एज, ऑटम, ये सारी चीज़ें जो हैं ये किस में आ जाती हैं, आपकी वेरिएबल में आ जाती हैं. अगर आप इस पिक्चर को देखें, आपकी इमेज दिमाग में जो बनती है व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑटम, जब हम एक कंस्ट्रक्ट की बात करते हैं दैट इज ऑटम, तो ऑटम के ऊपर आपकी जो मोस्ट पीपल की जो इमेज बनती है दिमाग में, वो ऐसी इमेज बन जाती है. ठीक है, सो कॉन्सेप्ट जो है उसको हमने नाम दे दिया ऑटम का. टाइप्स ऑफ वेरिएबल, सबसे पहले आ जाते हैं continuous and discontinuous variables. ठीक है, continuous variables can be values be divided into fraction. 1 से 2 के दरमियान there is infinite amount of numbers. ठीक है, तो ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन में लिखे जा सकें वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में आ जाते हैं. और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के बीच में गैप नहीं होता. ठीक है, वो देयर इज इनफिनिट अमाउंट ऑफ नंबर्स, अगर आप उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज लगाएं तो वो चेंज होते रहते हैं और वो चेंज फ्रैक्शन में भी चेंज हो सकते हैं. दैट डजंट मैटर कि फ्रैक्शन में जीडीपी हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गई, ये सारी वैल्यूज जो हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स हैं. इनकी वैल्यू जो है पॉइंट्स में, फ्रैक्शंस में भी आ सकती हैं. ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूस इसको डिस्क्रीट वेरिएबल भी कहते हैं. ये कैटेगोरिकल वेरिएबल होता है. इसके अंदर हम क्लासिफिकेशंस बनाते हैं. जिस तरह मैंने जेंडर की बात की, जेंडर में ये जेंडर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट तो किया जा सकता है, लेकिन इसमें आएंगे सिर्फ 2 ही चीज़ें, मेल और फीमेल. तो ये कैटेगोरिकल वेरिएबल है, ये कैटेगोरिकल है, इसको डिस्क्रीट, ये कैटेगरीज हैं. इसके अंदर जो है कॉन्टिन्यूस कुछ नहीं है वैल्यू, कैटेगरीज हैं. जब भी आप कैटेगरीज बनाएं, लाइक आप शहरों पे एनालिसिस कर रहे हैं, तो अब जो शहरों के नाम है वो कैटेगोरिकल वेरिएबल है, जिसके अंदर सिर्फ नाम आ सकते हैं, उनको फ्रैक्शन में आप नहीं लिख सकते. लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, किस बेस पे आप फ्रैक्शन में उसको लिखेंगे, फ्रैक्शन में नहीं आप लिख सकते. तो दिस इज अ डिस्क्रीट कैटेगरी और दिस इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल. फिर एक टाइप आ जाती है कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएबल. आगे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्टिन्यूस जिसको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, डिसकॉन्टिन्यूस जो कि कैटेगोरिकल वेरिएबल होते हैं जिसकी क्लासिकल. इसमें डिस्क्रीट कैटेगरीज में और 2 किस्म के नॉमिनल वेरिएबल जिसमें नाम लिखे जा सकते हैं, और ऑर्डिनल वेरिएबल जिसके, और इसमें नॉमिनल डाटा आता है कैटेगोरिकल वेरिएबल में, और डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएबल में नॉमिनल डाटा आता है जिसमें सिर्फ आप कैटेगरीज बना सकते हो, मेल और फीमेल आ जाते हैं. ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ. ये जो कैटेगोरिकल क्लासिफिकेशन है डिस्क्रीट, इसके अंदर आपके पास नॉमिनल डाटा आ जाता है. नॉमिनल डाटा जो सिर्फ नाम, और जिनको आप किसी तरीके से वो नहीं कर सकते, सीक्वेंस नहीं लगा सकते, मतलब मेल और फीमेल. ठीक है, ठीक है, इनके अंदर आप जो है वो एज सच ऑर्डर नहीं लगा सकते, या क्लास के स्टूडेंट्स के नाम, इस तरह करके ये सारा नॉमिनल डाटा आ जाता है. और एक आ जाता है ऑर्डिनल डाटा. ऑर्डिनल डाटा, ऑर्डिनल डाटा में ये भी कैटेगरीज ही होती हैं, दीज आर आल्सो कैटेगरीज. बस इसके अंदर जो है उन कैटेगरीज के ऑर्डर्स होते हैं, मतलब वो 1 2 3 टॉप टू बॉटम वो जा सकते हैं. मतलब ओलंपिया में यूएसए फर्स्ट नंबर पे आया, चाइना दूसरे नंबर पे आया, ठीक है, जापान तीसरे नंबर पे आया. ना दिस इज दी ऑर्डिनल डाटा. ठीक है, ये ऑर्डर में लिखा जा सकता है, ये 1 2 3 की निस्बत में लिखा जा सकता है. इसके अंदर कोई आपके पास ऑर्डर है, कोई सीक्वेंस है. ठीक है, तो ऑर्डिनल डाटा आ जाता है. कॉन्टिन्यूस में आपके पास जो डाटा आता है उसको हम स्केल डाटा कहते हैं. स्केल कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में आपके पास स्केल डाटा आता है, विच कैन बी रिटन इन फ्रैक्शन एज वेल. इनको आप डिवाइड कर सकते हैं. सारे तकरीबन जो है स्टॉक मार्केट का शेयर प्राइसेस का डाटा. ठीक है, शेयर प्राइसेस का डाटा, इसको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो. ठीक है, उसके बाद आपके पास जीडीपी का डाटा आ गया, उसको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो. ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी का डाटा आपके पास आ गया. इस तरह के डाटा जो है वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू में मोस्टली लिखे जा सकें, वो आपके पास जो है वो ये डाटा आ जाते हैं.
डिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम जा रहे हैं रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी डिस्कशन करने लगे हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल आपका आउटकम वेरिएबल होता है। जो जब भी हम फंक्शन लगाते हैं, फंक्शन के अंदर लेट से आप में से मैथमेटिक्स के कुछ लोग होंगे जिन्होंने मैथमेटिक्स इनको पसंद होगी। व्हेन एवर वी टॉक अबाउट अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, और उसमें से जो ये इनपुट आता है, दिस इज द इनपुट। आपने इनपुट पे कोई फंक्शन लगाया तो आपके पास आउटपुट आ गई, सही है। लाइक मैं कीबोर्ड से अगर बटन प्रेस करता हूँ, दैट इज एन इनपुट, ठीक है, और वो स्क्रीन पर आके आउटपुट दे देता है, आउटपुट दे देता है, और वो आ जाती है आपके पास ए। अगर मैं ए को क्लिक किया तो दिस इज अ फंक्शन, दैट इज अ फंक्शन की कोई इनपुट वेरिएबल। इस फंक्शन के जो ये इस वैल्यू है, ये जो वेरिएबल है एक्स, एक्स देखें ये कांस्टेंट नहीं है, दिस इज द वेरिएबल। इसको कोई नंबर हम असाइन कर सकते हैं, इसको कोई हम सीरीज ऑफ नंबर भी असाइन कर सकते हैं, मतलब 2 3 4 5, मतलब एक्स के फंक्शन के अंदर ये 3 4 नंबर इकट्ठे हैं, तो दिस कैन बी वेरिएबल। तो अब इस वेरिएबल का इम्पैक्ट पड़ रहा है इसके ऊपर। क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो हम इसके ऊपर एक फंक्शन लगा रहे हैं, और फंक्शन की शक्ल में हमारे पास ये आउटपुट आ रही है, ये आउटकम आ रही है। Now this outcome is called your dependent variable, ठीक है। ये आपका क्या कहलाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को आउटकम वेरिएबल भी कहते हैं, इफेक्ट वेरिएबल भी कहते हैं। जो वेरिएशन इन y है इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सम अदर फैक्टर, सम अदर फैक्टर यहाँ पे मैंने x को कह दिया, ठीक है। लाइक फंक्शन ऑफ सैलरी ऑन सेटिस्फैक्शन, ठीक है, सेटिस्फैक्शन। Now salary is an independent variable, it is a dependent variable। independent की definition अभी करते हैं। सैलरी चेंज होगी, मतलब अगर सैलरी बढ़ेगी तो सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी, सैलरी कम होगी तो सेटिस्फैक्शन कम होगी। ऐसा नहीं है कि सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी तो सैलरी बढ़ेगी, ऐसा नहीं होगा। दिस इज नॉट टर्न अराउंड, दिस इज ओनली वन वे रिलेशनशिप, एक तरफा है कि फंक्शन सेटिस्फैक्शन सैलरी का फंक्शन है, ठीक है, सेटिस्फैक्शन सैलरी का आउटकम है, सैलरी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सैलरी अगर इंक्रीज होगी तो सेटिस्फैक्शन बंदे की क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। दिस इज आपकी स्टडी के अंदर एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, मोस्ट कॉमन स्टडी, सबसे बेसिक स्टडी के अंदर, बेसिक स्टडी जो है आप जब करेंगे, रिसर्च आर्टिकल जब लिखेंगे उसके अंदर बेसिक स्टडी के अंदर आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेतहाशा हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली किसी स्टडी में अगर आप स्ट्रेट अवे कर रहे हैं तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। वैसे एक से ज्यादा भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, हो सकता है सिर्फ सैलरी ना फंक्शन हो। फंक्शन जो है सैलरी, अगर आप एक फंक्शन में डालते हैं सैलरी, तो हो सकता है वर्क इन्वायरमेंट, ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। वर्क इन्वायरमेंट, अथॉरिटी, ठीक है। ये तीन वेरिएबल, तीन ये फंक्शन है जी सेटिस्फैक्शन के, सेटिस्फैक्शन के, ठीक है। अगर ये तीनों इंक्रीज होते हैं, वो लेवल अभी नहीं वहां पर भी पहुंचे, तो सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज होती है। तो सेटिस्फैक्शन इज डिपेंड ऑन दीज थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये भी हम जो है यहाँ पर देख सकते हैं। Independent variable that influences the y, that influences the dependent variable. The variance in y is accounted for the accounting for by x, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो जो y को चेंज करता है, जो y को इन्फ्लुएंस करता है, जिसकी वजह से y इफेक्ट होता है, ठीक है। लाइक यू आर इन्फ्लुएंस्ड बाय योर फ्रेंड, ठीक है। आपका दोस्त जो है जो बातें करता है, आप वो उसकी बातें मानते हो, लेकिन जब आप कोई बात करते हो तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दैट मीन्स यू आर डिपेंडेंट वेरिएबल, ही इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये सारी सिचुएशन यहाँ पे भी, ये एक बिहेवियर की बात है। उसका एक लीडरशिप स्टाइल होगा, उसका एक जो है वो इस तरह का स्टाइल होगा जो वो आपके ऊपर जो है डोमिनेट करता है। तो सम टाइम ऐसे होते हैं मतलब। अब ये मैं सिंपल जो है वो रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ कि देयर इज वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
एक्सप्लेनिंग एक्स एंड वाई वेरिएबल। एक्स वेरिएबल परज्यूम्ड कॉज, कि ये कॉज क्रिएट करते हैं, स्टिमुलस हैं, ये स्टिमुलस क्रिएट करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के। प्रेडिक्टेड फॉर्म, प्रेडिक्टेड फ्रॉम, ये प्रेडिक्टेड फ्रॉम डिपेंडेंट वेरिएबल। एंटीसीडेंट, जो वजह बनते हैं आउटकम की, ठीक है, जो प्रेजेंट की वजह बनते हैं, प्रेजेंट शेप ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। मैनिपुलेटेड, ठीक है, इनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप मैनिपुलेट कर सकते हो, इनकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। मतलब देखें, मैंने खुद बताया, सैलरी को चेंज करेंगे तो सेटिस्फेक्शन चेंज होगी, सेटिस्फेक्शन को आप चेंज नहीं कर सकते, सैलरी को आप जो है वो चेंज करेंगे तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा सेटिस्फेक्शन के ऊपर। तो सैलरी इज अ मैनिपुलेटेड वन, कि जिसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, जिसको चेंज किया जा सकता है। प्रेडिक्टर, जो ये प्रेडिक्ट करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। हम जब स्टॉक प्राइसेस में जब हम लोग करते हैं रिटर्न को, तो हम कहते हैं कि जी कैपम का मॉडल है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आर आई, ठीक है, इंटू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ, ठीक है। नाउ ये जो वेरिएबल है ये डिपेंड कर रहा है आपके आज के रिटर्न्स जो हैं, वो डिपेंड कर रहे हैं रिस्क फ्री रेट के ऊपर और आपके मार्केट रिटर्न के ऊपर, मार्केट प्रीमियम के ऊपर, ठीक है। ये थोड़ी फाइनेंस की एग्जांपल हो गई है, लेकिन ये एक किस्म की रिग्रेशन लाइन, तो हम सम टाइम ऐसे भी करते हैं, जो हमारे आज के रिटर्न हैं, ठीक है, आज के रिटर्न हैं, वो डिपेंड कर रहे होते हैं हमारे प्रीवियस डे के रिटर्न, इसको ऑटो कोरिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। प्रीवियस डे के रिटर्न को, प्रीवियस डे के रिटर्न जो हैं आज को, तो प्रेडिक्टर हैं ये प्रीवियस डे के रिटर्न जो हैं, ये करंट रिटर्न के प्रेडिक्टर भी होते हैं। तो हम यहाँ से एक्सपेक्टेड रिटर्न भी निकाल सकते हैं कि आज हमारा रिटर्न इतना है, तो कल हमारा रिटर्न जो है वो इस रेट का होगा। तो ये जो बीटा है, ये स्लोप को रिप्रेजेंट कर रही होती है, सेवेरिटी को रिप्रेजेंट कर रही होती है, कितनी सेवेरिटी के साथ जो है आपके करंट रिटर्न जो है आपके फ्यूचर रिटर्न को चेंज कर सकते हैं। और दिस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एंड दिस इज योर डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक हो गया। वेरिएबल परज्यूम्ड इफेक्ट, जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, रिस्पॉन्स वेरिएबल होता है, ठीक है, और इसको प्रेडिक्टेड टू, और उसके बाद ये दिस इज द कॉन्सिक्वेंस, दिस इज द रिजल्ट, ठीक है। मेजर्ड आउटकम, ठीक हो गया, इट इज द मेजर्ड आउटकम, मेजर्ड फ्रॉम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज अ क्राइटेरियन वेरिएबल। मुख्तलिफ नामों से इसको आप डिपेंडेंट वेरिएबल को बता सकते हो। नाउ इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल से हम लोग निकल आए, अब इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल का हमें पता लग गया। नाउ वी कम टुवर्ड्स द मॉडरेटिंग वेरिएबल। तो मॉडरेशन, ये दो वेरिएबल है, मॉडरेटिंग एंड मीडिएटिंग वेरिएबल। ये दोनों वेरिएबल जो है मेन रिलेशनशिप के दरमियान में आते हैं, आप इनको ये कह सकते हैं टांग अड़ाने वाले वेरिएबल हैं। तो देर आर मैनी पीपल जो किसी ना किसी काम में टांग अड़ाते हैं, तो ये वेरिएबल आपको बड़े अच्छे से समझ आने चाहिए। जो मॉडरेटिंग वेरिएबल है, ये वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है जो इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करता है या वीक करता है, ठीक है। एक्स और वाई के रिलेशनशिप को इसके होने से, एक्स और वाई का जो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल का जो रिलेशनशिप है, या तो वो स्ट्रॉन्ग होगा या वो वीक होगा, ठीक है, मॉडरेटिंग वेरिएबल के होने से। जब आप इसको शामिल कर देंगे तो एक्स और वाई का रिलेशनशिप अगर स्ट्रॉन्ग हो गया तो ठीक है, आपको ऐड करना चाहिए ये वाला वेरिएबल, क्योंकि ये अच्छा वेरिएबल है, ये रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अगर ये ऐड करने से वीक हो रहा है या कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो फिर ये वेरिएबल की जरूरत नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है इनके रिलेशनशिप पे, कोई भी हो, ठीक है। सो लाइक अगर मैं अगेन आगे भी जाके एग्जांपल यही फॉलो होगी, लेकिन चलें यहाँ पर कर देते हैं। लाइक अगर अगेन सैलरी की बात कर रहे हैं और सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं, तो आप इसमें मॉडरेशन देख सकते हो जेंडर की, ठीक है। जेंडर का वेरिएबल अगर ऐड कर देते हैं, लाइक अगर हम मेल और फीमेल को ऐड कर देते, तो हमें पता लग जाएगा कि अगर मेल्स हैं तो फिर वो थोड़ी सैलरी पे भी शायद सेटिस्फाई हो जाए, और अगर फीमेल हैं तो वो शायद ये रिलेशनशिप को, ये जो रिलेशनशिप सैलरी और सेटिस्फेक्शन का है, दो कॉन्सेप्ट्स का रिलेशनशिप, ये हो सकता है स्ट्रॉन्ग हो जाए। मतलब फीमेल शायद ज़्यादा सैलरी मांगती हों सेटिस्फाई होने के लिए,
और मेल जो है हो सकता है वो कम सैलरी पे भी सेटिस्फाई हो जाए। तो ये मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं जो आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। आप इसके अंदर जो है वो इसके अंदर जो है वर्क सॉरी एक और एग्जांपल आई है अच्छी सी, लाइक अगेन सैलरी एंड सेटिस्फैक्शन। ठीक है, ये आ गया आपके पास, और इसमें आप कर देते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, बैलेंस आ जाता है आपके पास। तो वर्क लाइफ बैलेंस किस तरह इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करता है और किस तरह इस रिलेशनशिप को वीक करता है, ये भी आपके हो सकता है। अगर वर्क लाइफ बैलेंस आ जाए और कोई इंस्टीट्यूट जो है वर्क लाइफ बैलेंस को इम्पोर्टेंस देती है और उसको जो है लोगों को उस पॉइंट ऑफ व्यू पे एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करती है, तो हो सकता है कुछ लोग वहाँ पर सैलरी के कम इंक्रीज से ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाते हो, तो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो बहुत रिस्पॉन्सिव हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, और जो इंस्टीट्यूट इस पे फोकस नहीं करती, जो इनको जो वर्क लाइफ बैलेंसेस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती, हो सकता है उसके अंदर सैलरी इतनी ज़्यादा भी इंक्रीज हो लेकिन सेटिस्फैक्शन जो है वो कम इंक्रीज हो या सेटिस्फैक्शन कांस्टेंट रहे। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं आपके कोई वेरिएबल को ऐड करने के बाद। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट डिपेंड ऑन द इंटरेस्ट एंड इंक्लिनेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। ये मॉडरेटिंग वेरिएबल है। मतलब आप ये देखें, अगर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखना है लाइब्रेरी फैसिलिटी और परफॉर्मेंस स्टूडेंट में, तो उसके अंदर स्टूडेंट की अपनी इंक्लिनेशन शामिल होनी चाहिए कि वो कितना लाइब्रेरी के अंदर जाके पढ़ना पसंद करते हैं, तो वो मॉडरेटिंग वेरिएबल आ जाता है। अगर आप वैसे उस रिलेशनशिप को देखेंगे तो रिलेशनशिप कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ये अगर वेरिएबल आप मॉडरेटिंग के तौर पे ऐड करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, वो एक किस्म का रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर देता है। ठीक है, ये जी मैंने जो पिछले वर्क एक्सपीरियंस, सैलरी और उससे जेंडर को मॉडरेटिंग वेरिएबल के तौर पे आप एंटर कर सकते हो। इंटरवेनिंग वेरिएबल, इसको आप मीडिएटिंग वेरिएबल भी कहते हैं। तो सरफेसेस बिटवीन द टाइम एक्स स्टार्ट्स इन्फ्लुएंसिंग द वाई, टाइम फैक्टर इन फैक्ट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। सो ये वेरिएबल जो है, इसको चलें इसको आप तो देख लेंगे, ये सरफेसेस बिटवीन का मतलब ये है कि एक्स और वाई के दरमियान में आके ये रह जाता है। ठीक है, ये अगर नहीं होगा तो रिलेशनशिप शायद ना बने। तो इस ये जो है ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में आ जाता है। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल का अपना तो हो सकता है रिलेशनशिप हो, लेकिन वो शायद सिग्निफिकेंट ना हो। लेकिन जैसे ही आप इंटरवेनिंग वेरिएबल या मीडिएटिंग वेरिएबल को एंटर करते हैं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसको इफेक्ट करेगा, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा, और डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए ये क्या बन जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। मतलब ये इसके थ्रू जाकर इस पे इफेक्ट कर सकता है। ये रिलेशनशिप ऐसे बन सकता है, स्ट्रेट ऐसे रिलेशनशिप इतना कोई सिग्निफिकेंट नहीं बन रहा, लेकिन जब इंटरवेनिंग वेरिएबल आपने एंटर किया है तो इसका इफेक्ट जो है इसके ऊपर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर आना शुरू हो गया। तो आईवीवी में भी डिपेंडेंट वेरिएबल टू द independent variable and in the first place and then the independent variable for the dependent variable। मैं अगेन इसको लिख देता हूँ। यहाँ पे आपके पास दो रिलेशनशिप हैं, एक इंडिपेंडेंट जो हम पढ़ते आ रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल में, यहाँ पर आपके पास इंटरवेनिंग वेरिएबल आ जाता है। तो क्या होगा, ये रिलेशनशिप हो सकता है ये ना हो, सिग्निफिकेंट ना हो या वीक हो। तो क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस पे इफेक्ट करेगा और ये जो है इसके ऊपर क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। हो सकता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए ये बन जाए डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए ये बन जाए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अगेन अगर कोई ठीक कर लेते हैं इसको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस पे इफेक्ट डाले और ये आगे जाके डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट डाले, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनडायरेक्टली जो है अल्टीमेटली इसको चेंज कर रहा है थ्रू दिस। ठीक है, इस पे इम्पैक्ट डाल रहा है और ये आगे किस पे इम्पैक्ट डाल रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल पे इम्पैक्ट डाल रहा है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर आया जी मार्शल मैरिटल स्टेटस, सोशल इंटीग्रेशन, मैरिटल स्टेटस में इम्पैक्ट सोशल इंटीग्रेशन, सोशल इंटीग्रेशन जो है वो फिर आगे सुसाइड की वजह बनती है। डार्क स्टडीज भी होती हैं हमारे यहाँ पर।
तो इस तरह भी ये आपके पास 4 डे वर्क वीक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, ये आपके पास आ जाता है। एक किस्म का 4 डे वर्क वीक एक किस्म का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और मे लीड टू द हायर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग जॉब सेटिस्फेक्शन। अगर सिंपल आप 4 डे ले आएंगे तो वो आपका जो है वो प्रोडक्टिविटी को शायद इतना ना इंक्रीज करे, साथ आपको एम्प्लॉय को सेटिस्फाई भी करना पड़ेगा। तो पहले आप सेटिस्फाई करें किसी तरह, उसकी सैलरी बढ़ा के, उसको वर्क प्लेस का अच्छा एनवायरनमेंट दे के, तो फिर आपका शायद प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या कर जाए, इंक्रीज कर जाए। वैसे आप अगर 4 डे जो है वर्क वीक रखेंगे और सेटिस्फाई किए बगैर ही उसकी प्रोडक्टिविटी मांगेंगे तो हो सकता है वो प्रोडक्टिविटी पे इतना काम ना करें। 5 डे को ऐड कर लें, 5 डे 6 डे इस तरह करके आप जो है मुख्तलिफ लेवल के ऊपर प्रोडक्टिविटी को चेक कर सकते हैं with the mediation of the satisfaction, ठीक है। सो दिस इज द मीडिएटिंग वेरिएबल। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है, पेरेंटल एजुकेशन लेवल, चाइल्ड रीडिंग एबिलिटी। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का डायरेक्ट इम्पैक्ट शायद ना आ रहा हो, लेकिन अब क्या है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो पेरेंटल एजुकेशन लेवल को इफेक्ट कर रहा है, और पेरेंटल एजुकेशन लेवल जो है वो इंडिपेंडेंट होगा किसके लिए, चाइल्ड रीडिंग एबिलिटी के लिए। चाइल्ड रीडिंग एबिलिटी जो है वो डिपेंडेंट। अब अगर आप लॉजिक की बात करें, लॉजिक में यही है कि इसके साथ एज सच इसके साथ एज सच रिलेशनशिप लॉजिकली नहीं बनता। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का चाइल्ड रीडिंग एबिलिटी के साथ एज सच लॉजिकली कोई रिलेशन बनता नहीं। आप कर तो लें, हो तो जाएगा, लेकिन उसके अंदर कई फैक्ट। हाँ, अगर आप पहले सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का इम्पैक्ट देखेंगे पेरेंटल एजुकेशन लेवल के ऊपर। अब पेरेंटल एजुकेशन लेवल इज द वेरी गुड इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर चाइल्ड रीडिंग एबिलिटी। आप ये टेस्ट कर सकते हो मुख्तलिफ एजुकेशन लेवल पे बच्चों के पढ़ने के स्किल्स जो हैं, रीडिंग एबिलिटी है वो कितनी इम्प्रूव है या वीक है, इसके ऊपर आप एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है, और ओवरऑल फिर आपके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है उसका इम्पैक्ट आ रहा है रीडिंग एबिलिटी पे, बट विद द मीडिएटिंग इफेक्ट ऑफ पेरेंटल एजुकेशन लेवल के। एक्स्ट्रानियस वेरिएबल बाकी रह जाते हैं, जो बाकी सारी वेरिएबल्स हैं जो इंडिपेंडेंट भी नहीं है, डिपेंडेंट भी नहीं है, इन आपके इंटरवेनिंग भी नहीं है, मॉडरेटिंग भी नहीं है, बट देयर आर मिलियंस ऑफ वेरिएबल्स जो किसी रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रहे होते हैं। ये सारे इन्फिनिट नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हैं इसको एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स कहा जाता है। ये इन दोनों के रिलेशनशिप को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप कहें जी कि डॉलर के कम होने की वजह जो है, डॉलर के प्राइस के कम होने की वजह जो है वो एक्सपोर्ट के इंक्रीज होने की वजह से, ये आप एक रिलेशनशिप देख रहे हैं। लेकिन डॉलर के कम होने की वजह बेतहाशा वेरिएबल, इट्स इन्फिनिट अमाउंट ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं जो हमने अपनी स्टडी में इस्तेमाल नहीं किए। दीज आर ऑल एक्सट्रानियस वेरिएबल जो इफेक्ट कर सकते हैं। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिसर्चर से, लेकिन एज सच इनकी कोई एज सच इंपॉर्टेंस नहीं होती, क्योंकि आपने इसको क्या करना होता है, कांस्टेंट अज्यूम करना होता है। Whether variable is x or y or moderating and intervening is determined by the researcher। ये आप लोग हैं जिन्होंने आइडेंटिफाई करने हैं, आपने टॉपिक डिसाइड करना है, आपने टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, आपने रिसर्च प्रॉब्लम बनाने हैं। जब आप रिसर्च प्रॉब्लम बनाओगे उसमें आपके मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स आएंगे, उन कॉन्सेप्ट्स को आप देखोगे कौन सा कॉन्सेप्ट किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, किस कॉन्सेप्ट को आप किसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हो, किस फिनोमेना को आप दूसरे फिनोमेना के मुताबिक जो है वो देखना चाह रहे हो, उधर आपके एक्स और वाई बनेंगे। फिर वहाँ से आपके मॉडरेटिंग और इंटरवेनिंग वेरिएबल भी बनेंगे, ठीक है। और आपके टॉपिक पे बेस करेंगे कि आप किस तरह एक्स वाई मॉडरेटिंग एंड इंटरवेनिंग वेरिएबल बनाते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह स्टडी करते हो, और आपका जो प्रॉब्लम जो आपने आइडेंटिफाई किया है, ठीक है, वो आप कैसे देख सकते हो, ठीक है। आप साफ पानी प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप कह रहे हो कि इस इलाके में गंदा पानी आ रहा है। अब वो आपने ये एक रिस्पॉन्स वेरिएबल आइडेंटिफाई किया, एक कॉन्सेप्ट, एक आउटकम आपने आइडेंटिफाई की, गंदा पानी।
अब आप कहते हो कि इससे रिलेटेड मैं आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इधर यहाँ पे गंदगी का बायस बन रहे हैं। नाउ दीज आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मॉडरेटिंग वेरिएबल और इंटरवेनिंग वेरिएबल। ये सारी चीज़ें बीच में आ सकती हैं। अब जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, ठीक है, लाइक जो भी आपका इंडिपेंडेंट, उसके अंदर आपके हुकूमत की पॉलिसी या तो मॉडरेशन कर रही होंगी या मिटिगेशन में आ रही होंगी। ठीक है, हुकूमत की पॉलिसीज़ आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकती हैं, लेकिन जो वहाँ पे ऑपरेशंस चल रहे हैं उस इलाके में अगर आप देखें तो उधर आप करेंगे यूसी जो ऑपरेट कर रहा है वहाँ पे, या जो एमएनए ऑपरेट कर रहा है उसकी पॉलिसीज़ को देखेंगे, फिर उसकी पॉलिसीज़ को आप हुकूमत की पॉलिसीज़ से लिंक करोगे, वहाँ पे हुकूमत की पॉलिसीज़ जो है मॉडरेटिंग या मीडिएटिंग इफेक्ट पे कर रही होंगी। तो दीज आर द वेरियस वेरिएबल विच यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई। और ये सारा काम किसका है? रिसर्चर का है। लॉजिकल रिलेशनशिप होना चाहिए। स्टेटमेंट कंसर्न विद द थ्योरेटिकल रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल इज द स्टेटमेंट कंसर्न विद द थ्योरेटिकल रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल इज द प्रेपोजिशन। आप एक प्रेपोजिशन देते हो, वो प्रेपोजिशन बताती है इसका रिलेशनशिप वेरिएबल्स के दरमियान और लॉजिक के ऊपर बेस होती है। अब क्वेश्चन ये है कि लॉजिक कहाँ से आती है? लॉजिक आती है लिटरेचर से। लिटरेचर आपने पढ़ना है, आपने उसको समझना है, आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी फील्ड है, वहाँ से आपकी लॉजिक जनरेट होगी। इन अ रिलेशनशिप रेफर टू एन ऑब्जर्वेबल रियलिटी देन द प्रपोजिशन में बी। अगर आपके रिलेशनशिप जो है वो एक ऑब्जर्वेबल रियलिटीज को रेफर करता है, तो फिर जो आपने प्रपोजिशन बनाई है वो टेस्टेबल होगी, उसके अंदर कोई डायरेक्शन होगी, ठीक है, उसके अंदर आपके आउटकम वेरिएबल की कोई डायरेक्शन होगी किस पोजीशन। अब देखिए मैंने आपको अभी से इतनी देर से एग्जांपल दे रहा हूँ बड़ी सिंपल सी। मैंने कहा सैलरी जो है वो सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करेगी। अब ये एक लॉजिकल रिलेशनशिप है जो मैंने यहाँ पे बताया, और इसके ऊपर मैंने एक प्रपोजिशन दी है। क्या प्रपोजिशन दी है? कि सैलरी जो है वो एम्प्लॉय की सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करेगी। अब वो एम्प्लॉय की मोटिवेशन को भी इंक्रीज करे। देयर आर लॉट ऑफ वेरिएबल्स, लेकिन हम लोग किस पे काम कर रहे हैं? सैलरी जो है एम्प्लॉयज की सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करेगी। अब ये जो मैंने प्रपोजिशन दी है, अब अगर ये टेस्टेबल है तो ये फिर मेरा हाइपोथेसिस बन जाएगा। उसमें मैं टेस्टेबल किस तरह है, मैं वहाँ पर सैलरी को भी मेजर कर सकता हूँ, डेफिनेटली मेजर कर सकता हूँ, और मैं सेटिस्फैक्शन लेवल को भी मेजर कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनेयर। मैं सेट ऑफ क्वेश्चन बना दूँ जो मुख्तलिफ सेटअप में बैठे हुए लोग जो हैं उनके पास लेकर जो मैं कहूँ जी आप बताएं आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं। वो क्वेश्चनेयर को फिल करेंगे, उसके अंदर वो बताएंगे जी मुझे टाइम पे जाने देते हैं, नहीं जाने देते, मेरी सैलरी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। इस तरह करके मैं जी एक्टिवली काम करता हूँ कि नहीं करता, मतलब कितना जो है वो टाइम देता है वो दफ्तर में, कितना वो टाइम देना पसंद करता है दफ्तर में। अगर आउट ऑफ द टाइम उसको बुलाया जाता है तो आते हैं कि नहीं जाते, आउट ऑफ द टाइम बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर्स हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो, मतलब ये मेरी, मैं वैसे एग्जांपल हो सकता है ऐसे ना मैयर होता हो, कोई और इसका क्वेश्चनर हो, लेकिन मैं वैसे ही एक एग्जांपल के तौर पे आपसे बात कर रहा हूँ। तो आप उसको मैयर कर सकते हैं क्वेश्चनर के थ्रू। सो मोड मीडिएटिंग, ये ओवरऑल एग्जांपल है एट द एंड, कि मैं इसको चाह रहा हूँ कि आप लोग ज़रा इसको देखें कि ओवरऑल रिलेशनशिप कैसे बन रहा है यहाँ पर। हम अगर यहाँ पर आएँ तो दिस इज़ द इंडिपेंडेंट सिंपल जो रिलेशनशिप है आपके पास, दिस इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और वो इम्पैक्ट कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल को डायरेक्टली। आप इस तरह का रिलेशनशिप भी जनरेट कर सकते हो। थोड़ा सा स्टडी को आप, अगर आप लिटरेचर को और पढ़ोगे तो फिर आपको पता लग जाएगा कि जी देयर आर सर्टेन वेरिएबल विच कैन बी यूज एज अ मीडिएटर वेरिएबल। तो मीडिएटर वेरिएबल का होना इम्पोर्टेंट है, ये होगा तो ये जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसके लिए ये क्या बन जाएगा? मॉडरेटर। इसके लिए क्या बन जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा। और इसके लिए क्या बन जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा। तो इस तरह करके जो है ये एनालिसिस आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो या फिर आपका मॉडरेटर भी आ सकता है। मॉडरेटर क्या करेगा? इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कर देगा या वीक कर देगा, ठीक है। सो ये देखें, अगर आपका मीडिएटिंग वेरिएबल है, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, मीडिएटिंग वेरिएबल है, तो इंडिपेंडेंट प्रिडिक्ट्स द मीडिएटर,
ठीक है, वो प्रेडिक्स करेगा, ये इसके लिए क्या बन जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, ये इसके लिए जो मीडिएटिंग वेरिएबल है इसके लिए क्या बन जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा। तो ये फिर इसे प्रेडिक्ट करेगा। ठीक है, मीडिएटर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसके लिए क्या बन जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनेगा। ठीक है, फिर इन टर्न्स प्रेडिक्ट्स द आउटकम। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या बन जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एडिंग द मीडिएटर मेक्स द डायरेक्ट रिलेशनशिप गेट स्मॉलर। अगर स्मॉल हो गया तो फिर ये इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। तो ठीक है, मीडिएटर के तौर पे ऐड कर दें, अदरवाइज ना कर दें। ये जो है ये दोनों चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं, या तो वो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा या उसकी स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, कम कर देगा। दोनों सिचुएशन जो है यहाँ पर हो सकती हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, फी मान अल्लाह।